जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 3 पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। चैप्टर 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है, संतुलन मतलब बराबरी। आज के क्लास में हम लोग जिन जिन टॉपिक पर चर्चा करें उसके बारे में पहले जान ले। आज हम लोग जानेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपयोगिता का अर्थ क्या है, उपयोगिता की विशेषता क्या है, उपयोगिता के प्रकार कितने हैं, सीमांत उपयोगिता उसके प्रकार, और अंत में जानेंगे क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता कौन है। तो आप सभी मेरे सामने जो भी क्लास में उपस्थित हैं, सबके हाथ में मोबाइल होगा। इसका मतलब मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास पुस्तक हैं, आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं। भोजन का समय होता है, आपकी माँ थाली में भोजन परोस कर देती है, चाहे वह रोटी हो या चावल हो या जो भी प्रकार का व्यंजन हो, आप उस भोजन को खाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति है, उपभोक्ता एक व्यक्ति है। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु का प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देता है। आसान उत्तर है। उपभोक्ता है कौन? आपका उत्तर होगा उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु का प्रयोग करके वस्तु के उपयोगिता को नष्ट कर देता है। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं तो मार्कर की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। रोटी को खाते हैं तो रोटी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है, उपभोक्ता एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न, तो उपभोक्ता संतुलन क्या है या उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संतुलन क्या है या उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? आपको बता दें, उपभोक्ता जो एक विवेकशील प्राणी है, भले ही आपके नजर में कोई मंद बुद्धि का है, बुद्धिहीन है, लेकिन वास्तव में आपके नजर में वह बुद्धिहीन है, स्वयं के नजर में या अन्य किसी के नजर में वह बुद्धिमान हो सकता है। तो कभी आप भूल ना करें, कदापि आप भूल ना करें कि कोई मानसिक रूप से कमजोर है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब जान ले। उपभोक्ता एक विवेकशील मतलब बुद्धिमान प्राणी है और जब वह बाजार में किसी वस्तु को क्रय करने जाता है, खरीदने जाता है, तो वह किसी वस्तु को खरीदने में जितना रुपया खर्च करता है, जितना धन खर्च करता है, वह क्या चाहता है कि जितना रुपया खर्च किए हैं उससे ज्यादा हमको लाभ मिले, उससे ज्यादा हमको संतोष मिले। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या होता है? दुकानदार शर्ट खरीदने जाते हैं, फुल पैंट खरीदने जाते हैं, एक प्रश्न आपका होता है चीप एंड बेस्ट, माने सस्ता दीजिए लेकिन सुंदर दीजिए। मतलब रुपया कम खर्च करना चाहते हैं
और लाभ ज्यादा लेना चाहते हैं, संतोष ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। और हमने कल के क्लास में कहा था, चैप्टर नंबर 2 में कहा था कि इंसान के पास, व्यक्ति के पास आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत हैं, आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित है। अर्थशास्त्र कहती है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को पूरा करना जीवन में खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है कि सीमित साधन से असीमित आवश्यकता पूरा हो नहीं सकता है, तो जो आवश्यकता ज्यादा जरूरी है उसे पूरा कर लिया जाए, और जिसके बिना भी काम चलता है उसको त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, और बाजार में जब वह जाता है या किसी वस्तु का वह क्रय करता है, खरीदता है, तो उस वस्तु को खरीदने में जितना रुपया उसका खर्च होता है, चाहता है कि हर रुपया से उसे संतोष प्राप्त हो, हर मुद्रा की हर इकाई से उसे अधिकतम संतुष्ट प्राप्त हो। तो जितना रुपया उसने खर्च किया, अगर उतना रुपया के बराबर उसे संतोष मिला, लाभ मिला, तो इसे कहेंगे उपभोक्ता संतुलन। जैसे लिंक ग्लाइसर वर्तमान समय में छात्रों में ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। 5 रुपया उसका कीमत था, अब शायद कीमत बढ़ के 6 रुपया हो गया है। अगर 6 रुपया दुकानदार को देते हैं, उसके बदले में आपको एक लिंक ग्लाइसर पेन देता है, यदि मान लो कि 1 दिन के बाद उसका बल्ब टूट जाए, तो क्या आपको संतोष मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हम लिंक ग्लाइसर को 6 रुपया इसलिए देते हैं क्योंकि 6 रुपया के बराबर हमको संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। एक उपभोक्ता भी विवेकशील प्राणी है, जितना रुपया वो खर्च करता है उतना के बराबर यदि उसे लाभ मिल जाए तो उसे कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। अगला प्रश्न, तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है, या उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? बड़ी आसान इसका उत्तर होगा, उपयोगिता क्या है या उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं आप कपड़ा क्यों पहनते हैं? आपका उत्तर होगा शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सुंदर दिखने के लिए। भोजन क्यों करते हैं? तो भूख को मिटाने के लिए। तो हम भोजन करते हैं या हम पुस्तक को पढ़ते हैं? पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भोजन क्यों करते हैं? तो भूख को मिटाने के लिए। तो प्रश्न उपयोगिता क्या है? तो हमने कहा हम पुस्तक पढ़ते इसलिए हैं ताकि पुस्तक को पढ़ने से हमें ज्ञान मिलती है। अगर ज्ञान मिला तो उसका आपको लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं आप फायदा उठा लेते हैं उस ज्ञान का। रोटी क्यों खाते हैं? आपका उत्तर होगा रोटी इसलिए खाते हैं ताकि हमारा भूख मिट जाए। तो उपयोगिता क्या है? तो जब एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है, एक उपभोक्ता की व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है। उपभोक्ता जब किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के प्रयोग करने से उसे कुछ लाभ मिलता है। जैसे हमें भूख लगी है तो हम रोटी खाते हैं, मतलब रोटी का हमने उपयोग किया, तो रोटी को हमने खाया तो हमको क्या मिला? लाभ मिला। लाभ में क्या? आपका पेट भर गया, हमें ऊर्जा मिली। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु के प्रयोग करने से उसे जो संतोष मिलता है, उसे जो लाभ मिलती है, उसे जो लाभ मिलता है, उसी लाभ को हम उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है और वस्तु के प्रयोग करने से जो उसे लाभ मिलता है, उसी लाभ को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। तो अगला प्रश्न होगा उपयोगिता की विशेषता बताइए। उपयोगिता की विशेषता क्या है? तो आपको बता दें, उपयोगिता की कई सारी विशेषताएं हैं। पहला है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता कैसी धारणा है? तो मनोवैज्ञानिक धारणा है। कहिएगा कैसे? मनोवैज्ञानिक धारणा कैसे है? तो किसी वस्तु से
एक ही वस्तु है, उसे किसी को ज्यादा लाभ मिलता है, किसी को कम लाभ मिलता है, तो यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस वस्तु का वो किस तरीके से प्रयोग कर रहा है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मतलब एक वस्तु से एक को ज्यादा मिला, एक को कम मिला, या एक को कुछ नहीं मिला, दूसरे को खूब लाभ मिल रहा है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, पहली विशेषता। दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। उपयोगिता क्या होती है? व्यक्ति परक होती है। व्यक्ति परक कैसे होती है? तो एक ही वस्तु है जो एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है? लाभदायक है। वस्तु एक ही है। जैसे मदिरा की हम बात कर लें, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो मदिरा का सेवन कर ले तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बिना मदिरा के सेवन की वो काम नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति परक है, क्योंकि मदिरा से एक व्यक्ति को लाभ होता है, बिना मदिरा के वह किसी काम को नहीं कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति वह है, यदि वह मदिरा सेवन कर ले तो उसके काम करने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा कि उपयोगिता क्या है? व्यक्ति परक होती है। तीसरी, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता का विचार क्या है? सापेक्षिक है। याद रखेंगे, सापेक्षिक का मतलब उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, इसका मतलब जो है कि उपयोगिता समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। कहेंगे कैसे? जैसे रात्रि है तो उसकी उस समय टॉर्च की उपयोगिता ज्यादा है, बरसात के मौसम में छाता की उपयोगिता ज्यादा है। आप किसी नदी को पार कर रहे हो तो डंडा की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन नदी को पार कर जाने के बाद डंडा की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। घर से निकले, बारिश थी, छाता ले लिए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बारिश समाप्त हो गई तो छाता की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा कि उपयोगिता का विचार क्या? सापेक्षिक है। उपयोगिता का नैतिकता से संबंध नहीं है। उपयोगिता की चौथी विशेषता है कि उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। कैसे? इसलिए नहीं है कि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए लाभदायक है। जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, कुछ लोग इसको अपना पैशन, शौक से अपना लेते हैं, लेकिन वही काम दूसरा व्यक्ति के लिए वह खराब होगा। तो उपयोगिता का जो विचार है, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग चोरी को निंदनीय काम करते, कुछ लोग को शौक है, ये हम ऐसा करेंगे तो लोग हमसे डरेगा, समाज पर मेरा दबदबा जमा रहेगा। कुछ लोग झूठ बोलना अपने नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं, चुगलखोरी करना नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं, लेकिन कुछ लोग चुगलखोरी करना अपना परम धर्म समझ लेते हैं। इसलिए तो उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। पांचवा है उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि। उपयोगिता की पांचवी विशेषता है कि उपयोगिता का अर्थ क्या है? अनुमानित। आप अनुमान से संतुष्टि लगाते हैं, कितना मिला अनुमान लगा सकते हैं, फाइनली आप वेट करके या मेजरमेंट करके नहीं बता सकते। तो ये रहा। अगला टॉपिक मेरे सामने आता है उपयोगिता के प्रकार कितने हैं। उपयोगिता का परिभाषा हमने क्या दिया? हमने ही ना कहा कि किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे जो हमें लाभ मिलता है उपयोगिता कहलाता है। तो उपयोगिता के प्रकार कितने हैं? तो उपयोगिता के दो प्रकार हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? तो उपयोगिता के दो प्रकार हैं, पहला सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। अब यहां पर एक प्रश्न होगा, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, या सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? सीमांत उपयोगिता क्या है, या सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर कहता है, किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से व्यक्ति को जो लाभ होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, मतलब समझना है इसको, अतिरिक्त इकाई का मतलब क्या है?
जैसे आपको भूख लगी है और आप 4 रोटी खाना पसंद करते हैं, मतलब 4 रोटी खा लेने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाती है, मतलब आपका पेट भर जाता है। तो 4 रोटी तो खा ली, लेकिन 1 रोटी और खा ली, 5वां रोटी का आपने सेवन कर लिया। आपको 4 ही चाहिए था, लेकिन 1 रोटी आपने क्या कर लिया, ज्यादा खा लिया। तो एक अतिरिक्त रोटी के सेवन करने से, एक अतिरिक्त रोटी के प्रयोग करने से आपको जो लाभ मिलता है उसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मतलब सीमा के अंत में, एक बार और समझना है सीमांत उपयोगिता क्या है। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का, मतलब जितना किया उसे एक ज्यादा कर लिया, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो उसे लाभ मिलता है उसी को सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। और कुल उपयोगिता क्या है? तो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में संतोष प्राप्त करने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कई वस्तुओं का प्रयोग करता है। तो सभी वस्तुओं को प्रयोग किया और सभी वस्तु के प्रयोग करने से उसे जो लाभ मिला, उसे जो उपयोगिता मिली, उसे ही कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। एक उपभोक्ता अनेक सारी वस्तुओं का प्रयोग करता है और अनेक सारी वस्तुओं के प्रयोग करने से उसे जो संतोष मिलता है, उसे जो लाभ मिलता है, उसे हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो फिर प्रश्न होगा, तो सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? तो आपको बता दें, सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार हैं? तो सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब इसको हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा आपको बताते हैं, तीनों को सिद्ध कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वस्तु की इकाइयां और प्राप्त उपयोगिता, मतलब इसको तालिका की तरह समझना है। सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार हैं: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो प्रश्न है, हम इसको एक तालिका के द्वारा समझ ले कि धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल सीमांत उपयोगिता क्या है। तो मान लिया कि एक भूखा व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या है, भूखा है और वह भोजन करने के लिए बैठता है। तो भोजन करने के लिए बैठता है तो पहली वस्तु, मतलब वस्तु है, मान लो कि पहली रोटी खाता है। तो पहली रोटी खाता है तो पहली रोटी से उसे 20 के बराबर उपयोगिता मिलती है। पुनः वह दूसरी रोटी खा लेता है तो दूसरी रोटी से उसे 16 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तीसरी रोटी खाता है तो उसे 12 के बराबर उपयोगिता मिलती है। चौथी रोटी खाता है तो 8 के बराबर उपयोगिता मिलती है। 5वीं रोटी खाता है तो 4 के बराबर उपयोगिता मिलती है। 6ठी रोटी खाता है तो 0 की उपयोगिता मिलती है। लेकिन 7वीं रोटी खा लेता है तो -4 के बराबर उपयोगिता मिलती है। 8वीं रोटी खा लेता है तो -8 के बराबर उपयोगिता मिलती है। मतलब कहता है कि वस्तु की इकाइयां सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार है। और सीमांत उपयोगिता का हमने परिभाषा दिया के बारे में हमने कहा कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उसे लाभ मिलता है, उसे जो संतोष मिलता है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार है: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो प्रश्न है, अब इस तीनों को समझ लेना है। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है? तो एक उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में या भोजन करने बैठा तो बहुत सारे रोटी खाता है। तो उपभोक्ता रोटी खाना शुरू करता है तो पहला रोटी खाता है 20 के बराबर उसे उपयोगिता मिली। दूसरा खाया 16 के बराबर, तीसरा खाया 12, चौथा खाया रोटी 8 के बराबर, 5वां खाया 4 के बराबर। लेकिन 6ठा रोटी खाया तो इसे कोई नहीं मिला, पेट भर गया, संतुष्टि हो गई। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या है? तो उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाई का प्रयोग करता है तो उसे कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है। मतलब इसे कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है। मतलब पहला रोटी से लेकर 5वां रोटी तक इसे कुछ न कुछ लाभ मिला, तो ये हो गया धनात्मक। मतलब ये हो गया आपका धनात्मक सीमांत उपयोगिता।
हम वस्तु का प्रयोग करें, वहां से हमें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिले। जब पहला से 20 लेकिन पांचवा से भी ये हो रहा है, फिर क्या है, कुल नहीं, यहां पर शून्य होगा। शून्य सीमांत उपयोगिता क्या है? हम वस्तु का प्रयोग करें लेकिन हमें कोई उपयोगिता न मिले, कोई लाभ न मिले। हम वस्तु का प्रयोग करें, पेट भर गया। गांव में भी कहावत है कि अघायल बकुला के पोठिया तीत वाली बात। पेट भर जाने के बाद प्रिय वस्तु भी बेकार लगता है, संतुष्टि की सीमा के बाद। तो कहावत है कि अगर हम छठा रोटी खाया तो छठा रोटी खाने के बाद क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, शून्य के बराबर मिला। तो इसे कहेंगे हम शून्य। ये जो छठा रोटी खाया इसे कोई लाभ नहीं मिला, तो इसे कहेंगे हम शून्य सीमांत उपयोगिता। और ये जो सातवां और आठवां रोटी खा लिया, पेट भर गया, फिर भी मैथिली ब्राह्मण के बारात में जाओ, पेट जब भरना शुरू होगा, एक रसगुल्ला खाओ 10 रुपया, 4 खाओ, फिर आएगा 5वां रसगुल्ला लो 20 रुपया देंगे। अब लालची आप में से कुछ होंगे, चलो पैसा मिला खाते जाओ, क्या हुआ, एक दवा खा के पचा लेंगे। तो संतुष्टि के बाद भी यदि आप किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो लाभ के बदले में आपको क्या मिलता है? हानि मिलता है। संतुष्टि के सीमा के बाद भी, मतलब पेट भर जाने के बाद अगर रोटी खाते तो पहले शून्य मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद लगातार आ रहा है, मिठाई पूरी आ रहा है, खाए जा रहे, पेट के तो गुब्बारा है, फैल रहा है, तो लाभ के बदले में क्या होता है? हानि होती है। इसे कहेंगे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। क्या कहेंगे? ऋणात्मक। तो हमने कहा सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार है, समझ गए होंगे। इसको हम तालिका के द्वारा बता दिए, रेखाचित्र के द्वारा ही बता सकते हैं। रेखाचित्र के द्वारा हम कैसे इसको क्लियर करेंगे? यहां पर y एक्सिस है, यहां पर x एक्सिस है, ये है, यहां है रोटी की संख्या ले लेते हैं, रोटी की संख्या, और यहां पर हम लिख दे उपयोगिता। यहां पर क्या लिख दे? उपयोगिता को लिख देते हैं। अब यहां क्या देखना है? यहां रोटी की संख्या है, समझ सकते हैं, यहां इसको हम नीचा लिख दे रहे हैं, रोटी की संख्या। तो यहां पहला रोटी खाया, उपयोगिता कितना मिला? 20 के बराबर। यहां 20 लिखेंगे, यहां कितना लिखेंगे? 20। दूसरा रोटी खाया, उपयोगिता मिली 16 के बराबर। तीसरा रोटी खाया, उपयोगिता मिली 12 के बराबर। चौथा रोटी खा लिया, उपयोगिता मिली 8 के बराबर। 5वां रोटी खा लिया, उपयोगिता मिली 4 के बराबर। लेकिन छठा रोटी खा लिया तो उपयोगिता मिला 0। लेकिन 7वां रोटी खा लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस रेखा को और नीचे हम बढ़ाते चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो 4 है तो यहां पर लिख देंगे -4। 8वां रोटी भी खा लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? -8 के बराबर। इसी को एक हम रेखा के माध्यम से दर्शा दें। उपयोगिता की रेखा है, ये रहा उपयोगिता की रेखा। उपयोगिता की रेखा क्या क्या? पहला रोटी से 20, दूसरा से 16, तीसरा से 12, चौथा से 8, 5वां से 4, छठा रोटी खाया तो यहां 0 लाइन बाउंड्री लाइन संतुष्टि की हो गया, लेकिन आगे करते गया तो -4 और 8 के बराबर आते गया। रहा सीमांत उपयोगिता और उसके प्रकार। अब हमने कहा कुल उपयोगिता की बात किया। कुल उपयोगिता हमने कहा कि एक उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग करता है, तो उसने 5 रोटी खाया तो 5 रोटी से कुछ ना कुछ उपयोगिता मिली। 5 रोटी खाया तो 5 रोटी से कुछ उपयोगिता मिली ना। जैसे पहला से 20, दूसरा से 16, तीसरा से 12, चौथा से 8, 5वां से 4, तो जोड़ दो 20 + 16 + 12 + 8 + 4 इक्वल टू कितना होगा? तो 4 8 12, 14 26 का शून्य हाथ में 2 आ गया, 3 4 2 6 60। तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? 60 होगी। मतलब उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा जितनी वस्तु का प्रयोग किया गया और उसे कुछ ना कुछ मिला,
सबके योग को हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो यहां एक लास्ट प्रश्न और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कल बढ़ाएंगे। कि सीमांत उपयोगिता, एक प्रश्न आता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। एक प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा भी गया है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध स्थापित करें। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके लिए कि नया हमको तालिका बनाना होगा तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध की स्थापना करना है, तो इसे हम रेखा चित्र को मिटा देते हैं और यहां पर आपको क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, यहां इसी को हम आगे यहां देख लेते हैं। यहां पर होगा वस्तु और उसके बाद क्या होगा, हमने कहा था सीमांत उपयोगिता, शॉर्ट में लिख देते हैं सीमांत उपयोगिता, और यहां लिख दे कुल उपयोगिता। मतलब यहां वस्तु हो गया, MU मार्जिनल यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी। अब देखिए हमने यहां पर क्या लिख देखा कि यहां पर वस्तु है रोटी खाया, रोटी का खाया, वस्तु है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो रोटी खाया। पहला रोटी से सीमांत उपयोगिता कितना मिला, पहला से मिल गया 20, दूसरा से मिल गया 16, तीसरा से मिला इसे 12, चौथा से 8, पांचवा से 4, छठा से 0, सातवां से -4, आठवां से -8। तो ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता। लेकिन कुल उपयोगिता क्या है, तो पहले का रोटी खाया था, अगर सीमांत अगर 20 है, सीमांत उपयोगिता 20, तो कुल उपयोगिता भी 20 ही होगा। लेकिन दूसरा रोटी खाया तो ज्यादा हो गया, कितना होगा ज्यादा, तब 20 आप प्लस 16 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 36। कितना हो गया 36। तीसरा रोटी खाया तो तीसरा से हो गया कितना, तो 36 अब प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और 3 1 4 48। चौथा रोटी खाया तो कितना होगा, तो 48 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 56। और पांचवा रोटी खा लिया तो 56 प्लस 4 इक्वल टू 60। लेकिन छठा रोटी खाया तो 60 में आप 0 जोड़ दो तो ये क्या होगा 60 ही होगा। लेकिन सातवां रोटी की बात कर ले तो 60 माइनस 4 मतलब 56, और आठवां रोटी खा लिया तो 56 माइनस 8 बराबर 48। तो यहां सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध की बात करता है, तो बड़ी आसान है, आप इस तालिका के माध्यम से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को दर्शा सकते हैं। क्या, तो आप दर्शा क्या सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता, जैसे जैसे हम वस्तु के अगली इकाई का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घट रहा है, 20 16 12 8 4 घट रहा है। लेकिन कुल उपयोगिता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले 20, उसके बाद 36 48 56 60। फिर सीमांत उपयोगिता जहां पर शून्य होता है वहां पर कुल उपयोगिता कितना है, 60 है। मतलब सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता बड़ी तेजी से घटता है, कम होता है, लेकिन कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटता है। तो ये है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता के मापने के कौन कौन से विचार है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उदासीनता वक्र के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।